अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मशहूर जमाना साइफर केस में बानी पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए दोनों को बरी कर दिया। साइफर केस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के वफ्द ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की। खबर यह है कि मुलाकात के दौरान जब बानी पीटीआई को बताया गया कि साइफर केस खत्म कर दिया गया है तो बानी पीटीआई को यकीन नहीं आया। 2 मरतबा पूछा कि क्या केस बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। जराए के मुताबिक बानी पीटीआई ने जारहाना स्टांस अपनाए रखने की हिदायत दी। कहा उन लोगों से बिल्कुल कोई बात नहीं करनी जो पेट्रोल की कीमत तक खुद तय नहीं कर सकते। साथ साथ अपनी सोशल मीडिया टीम को एक बार फिर सलाम पेश किया और इस अज़म का इजहार किया कि तमाम केसेस का सामना खुद करूंगा। साइफर केस की तफसीलात की बात करें तो केस अगस्त 2023 में दर्ज हुआ था और ट्रायल कोर्ट ने 30 जनवरी 2024 को जनरल इलेक्शन से महज 7 रोज कबल बानी पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सजा सुनाई थी, जिससे ये तासुर लिया गया कि इंतखाबात के करीब आने वाले फैसले सियासी मकासद हासिल करने के लिए हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत के दौरान प्रोसिक्यूशन खुद भी इस अमर से इनकार नहीं कर सकी कि ट्रायल कोर्ट में मुकदमे के दौरान तमाम मेरिट्स पूरे हुए। यहां तक कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने केस के मेरिट के हवाले से समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। कहा 77 सफ़ात का फैसला 1.5 घंटे में लिखा गया। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस फैसले को इंसाफ की फतह करार। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर खाब का कहना है कि यह झूठा मुकदमा था, हुकूमत वक्त को माफी मांगनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत साइफर के मामले को हमेशा ये रंग देती रही कि बानी पीटीआई ने अपने सियासी मकासद के लिए साइफर को लीक किया, जिससे पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब हुए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून और मौजूदा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा एक वक्त पर कहना था कि जालसाजी करके साइफर के मिनट्स तब्दील किए गए, कंटेंट्स तब्दील किए गए। अब दुनिया के जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान को साइफर भेजने से डर रहे हैं। आपने जालसाजी की उस साइफर के अंदर, आपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग तब्दील किए। इंटरनेशनल वर्ल्ड है, दुनिया के ममालिक है, वो पाकिस्तान को साइफर भेजने से आज डर रहे हैं कि उनको पता नहीं है। वो कहते हैं कि हमें ये पता नहीं है कि इस साइफर के साथ क्या होगा, इसके मिनट्स तब्दील करके इसको साजिश बना दिया जाएगा। दूसरी तरफ आज अदालत उज़्मा में मखसूस नशिस्तों जैसे निहायत अहम नौयत के केस की समाअत हुई। ये ऐसा केस है जो मुल्क में सियासी मंजरनामे को यकसर बदल सकता है। अगर ये फैसला अपोजिशन के हक में आता है तो ताकत के ऐवानों में जलजला आ सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने बताया कि जिनको इजाफी नशिस्तें दी गई वो बेनिफिशरी हैं। मजबूरी तौर पर 77 मुतनाज़ा नशिस्तें हैं। कौमी असम्बली की 22 और सूबाई की 55 नशिस्तें मुतनाज़ा हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि हमारे जीतने वाले उम्मीदवारों ने पार्टी का सर्टिफिकेट लगाया था, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आप आज़ाद उम्मीदवार हैं। इस मौके पर जस्टिस जबाल खान मंदुखेल ने चंद अहम सवालात उठाए कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि पार्टी किसी को नॉमिनेट करती है, एफिलिएशन सर्टिफिकेट दे देती है और वो कैंडिडेट की भी ख्वाहिश है कि मैं फलां पार्टी से आऊं, क्या ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है कि वो उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये इख्तियार उस कैंडिडेट को है कि एक दफा वो कागजात जमा कर दे एक पार्टी की तरफ से, वो उस पार्टी से वापस निकल सकता है? नंबर 2। नंबर 3, क्या उस पार्टी ने जिसने सर्टिफिकेट दिया है वो इसको एक्सपेल कर सकता है? जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात तमाम हुकूक से महरूम हो जाती है। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्हीह कर सकता था। टेक्निकलिटी के जरिए अवाम को इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। टेक्निकलिटीज और इनके जरिए उस अवाम को नहीं, उनके हक नहीं लिए जा सकते थे। दैट इज द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 17। यस, और इसी गलती को खुद दुरुस्त करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। द पीपल शुड नॉट हैव सफर्ड। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने आजाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। कमीशन कह सकता था कि इस जमात ने तो इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर कमीशन ने ऐसा नहीं किया और लोगों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को तस्लीम किया। जब 3 दिन का वक्त गुजर गया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आपको तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। अब वो लोग कह सकते हैं कि आपने शमूलियत करवाई, अब मैं अपना हक मांगने आया हूं। इलेक्शन कमीशन पहले शमूलियत दुरुस्त मानता है, बाद में मखसूस नशिस्तें भी नहीं देता। रुकन असेंबली कह सकता है पहले शमूलियत से रोका नहीं तो अब हक भी दें।
जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं जीती थी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही उसे पार्लिमानी जमात भी मान रहा। अगर पार्लिमानी जमात करार देने के पीछे पीटीआई की शमूलियत है तो वो पहले हो चुकी थी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर में उस वक्त सख्त जुमलों का तबादला हुआ जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा ने वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा करते हुए कहा कि हम आपको सुनने बैठे हैं, फैसला कर लेंगे। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि यह गैर मुनसिफाना बयान है, फुल कोर्ट बैठा है, हर जज हर किस्म का सवाल कर सकता है। If I may mention, I was once faced to the bench and I said, my lords have decided the matter, I rest my case. I mean, आपको सुनने बैठे हैं फिर हम फैसला कर लेंगे। High Court is sitting here. Every judge is entitled to ask whatever question he or she wants at whatever. Nothing should be implied that minds have been made up. That's not a fair statement, and I do not accept it. आज की अदालती कार्रवाई से तहरीक इंसाफ की क़यादत पुरुम्मीद नजर आई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि हमारी सीटें हमें वापस मिलेंगी। ये ओपन एंड शट केस है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे 78 सीटें वापस दिलाई। ये ओपन एंड शट केस है। ये सीटें सिर्फ और सिर्फ हमें मिल सकती हैं, उस नज़रिए को मिल सकती हैं जो नज़रिया 8 फरवरी को इमरान खान का था, जिस नज़रिए के मुताबिक लोगों ने वोट दिए। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब। तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तारड़ साहब, सबसे पहला सवाल तो आज साइफर केस में बानी पीटीआई और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बरियत का मामला है, उनकी जो आज बरी किया गया है, ये मौजूदा हुकूमत के लिए कितना बड़ा झटका आप समझते हैं? और क्या ये आपके लिए सरप्राइज़ था या हुकूमत इसकी तवक्को कर रही थी? देखिए, इसकी तो बिल्कुल तवक्को तो नहीं की जा रही थी, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये धचका है पूरे आपके जो डिप्लोमेटिक कोर का या फॉरेन ऑफिस का, एक कॉन्फिडेंशियलिटी का, एक सीक्रेसी का सिस्टम है साइफर का। देखिए, साइफर उसे कहते हैं जो कोडेड मैसेज बाहर से आता है और उसको कोडेड भेजा जाता है कि वो हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है और उसको डी कोड किया जाता है और सिर्फ मुतलका अफराद तक पहुँचाया जाता है। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जो वायलेशन है, अब क्या वो कंडोन हो गई है और क्या अब ये जवाब बन जाएगा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन करने वालों के लिए कि वो इस ऑर्डर को बतौर जवाब इस्तेमाल करेंगे? तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा रहा था, मगर एक शख्स साइफर लहराता है और कहता है मेरे हाथ में साइफर है और इसके ये कॉन्टेंट्स हैं। फिर जो साइफर का ऑथर है असद मजीद खान, जो वाशिंगटन डीसी में हमारे एम्बेसडर थे, वो ये कहते हैं कि कंस्पिरेसी और कोई थ्रेट नहीं था, इसको मिसकंस्ट्रू किया जा रहा है। और वो ये कहते हैं कि एक कॉन्फिडेंशियलिटी के सिस्टम पे सवालिया निशान लग गए हैं इस एपिसोड के बाद। फिर एक ऑडियो आती है जिसमें साबिक वजीर आजम जो है इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि हमने इसके साथ खेलना है और एक पॉलिटिकल बयानिया बनाया जाता है। तो कल को कलभूषण जो है वो अगर ये प्ली ले ले या कोई भी, मैं अगर आपके शो पे अभी कोई साइफर ले आऊं और मैं कहूं कि अलीना साहिबा ये साइफर आया फलां मुल्क से, इसमें ये लिखा है और मेरा ख्याल है कि इसका ये मतलब है, तो फिर इसका मतलब है कि मैं ये कर सकता हूं। हमने तो ओथ भी लिया है कि हम कोई भी ऐसी मालूमात जो बतौर वजीर या वजीर आजम हमारे इल्म में लाई जाएंगी वो हम किसी गैर मुतल्लका शख्स को नहीं बताएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। बट तारड़ साहब, अगर ये तमाम बातें थी और सियासी मकासद के लिए उन्होंने इस्तेमाल भी किया साइफर को, उन्होंने और बातें भी उनकी मंजर आम पर है कि उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए उसको हिदायत जारी की कि जी हमें इससे खेलना है, दीगर ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब किए गए, जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे, प्रोसिक्यूशन उनको साबित क्यों नहीं कर सकी आखिर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि प्रोसिक्यूशन ने जितना केस मैंने देखा है, उनका तो केस बड़ा वेल प्रिपेयर्ड था और वेल आर्ग्यूड था। इवन देखिए ना, अगर आप आजम खान साहब की स्टेटमेंट को छोड़ भी दें, जिन्होंने मिनट्स बनाए उस मीटिंग के जिसमें ये कंस्पिरेसी पूरी घड़ी गई थी, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट कौन है? साइफर बनाया किसने है? असद मजीद खान साहब ने बनाया है। और असद मजीद खान साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वायलेशन हुई है और मैंने ये नहीं कहा था और ये कॉन्टेंट्स नहीं थे और पूरा सीक्रेसी का सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो जो गवाहान के बयानात कलमबंद हुए, जो एविडेंस सामने आई, उसकी रोशनी में तो फैसला ठीक लगता था। ये बिल्कुल बरियत जो उन्होंने की है, ये चाहते सजा को कम कर देते, बट अब एक प्रेसिडेंट कायम हो गया है बाकी लोगों के लिए फॉलो करने को।
तो मैं समझता हूं कि ये केस में सुकम नहीं था। अभी भी प्रोसिक्यूशन के पास केस है अपील के लिए, और मेरी नाकस राय में तो उनको जाना चाहिए अपील में। मगर साइफर के ऊपर अब आज के बाद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट किसी पर इस मुल्क में लागू नहीं होगा। जिसका जो दिल चाहेगा वो करेगा। बट तारर साहब, आज बैरिस्टर अकील साहब भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे तो उन्होंने ये इशारा दिया है, सो हुकूमत भी इंटरेस्टेड है कि ये मामला चैलेंज होना चाहिए। मेरा देखिए, मैं एज ए लॉयर आपको बता सकता हूं, प्रोसिक्यूशन अगर मेरे से मशवरा मांगे तो मैं उनको कहूंगा कि इसको चैलेंज करना चाहिए। लेकिन प्रोसिक्यूशन तो इंडिपेंडेंट एक मैकेनिज्म नहीं है। नहीं, देखिए, आप अगर राय मेरी पूछेंगी तो मेरी राय तो ये है, इसको चैलेंज करना चाहिए। मगर इसमें हुकूमत कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती, हुकूमत इनको बता नहीं सकती। वो उनकी अपनी मर्जी है कि अगर वो ये समझते हैं प्रोसिक्यूशन वाले और FIA का महकमा ये समझता है कि इसको परसू करना है तो वो परसू करेंगे। हुकूमत तो इस पर सिर्फ अपनी एक राय दे सकती है। अगर आप एज ए लॉयर पूछें, मैं इस पर राय देने को तैयार हूं कि ये होना चाहिए। बाकी प्रोसिक्यूशन की मर्जी है कि उसको चैलेंज करते हैं नहीं करते। राइट। तारर साहब, मुझे ये भी बताइए कि अब ये बरियत के बाद इमरान खान साहब की सियासी असरात आपको क्या नजर आ रहे हैं मुल्क की ऑलरेडी पॉलिटिकल लैंडस्केप पे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 190 मिलियन पाउंड का केस है जिसमें खान साहब को अपनी डिफेंस देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला आ चुका है, बंद लिफाफे वाली चीज साबित हो चुकी है, और एक मेगा करप्शन का स्कैंडल है जिसमें अल-कादिर की जमीन इन्वॉल्व है, बनी गाला की फरागोगी की जमीन इन्वॉल्व है। तो देयर इज अ लॉट ही हैज टू आंसर टू। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत चीजों का जवाब देना है, बहुत चीजें अपनी डिफेंड करनी है। तोशाखाना 2 वाला केस है, तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है, महंगाई में जो है रिकॉर्ड कमी वाकया हुई है, चाइना का विजिट आ रहा है PM का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है स्टैब्लिश हो रही है टाइम के साथ साथ। वो आपका एक्सचेंज रेट हो, वो आपकी एक्सपोर्ट्स हो, वो ट्रेड डेफिसिट का कम होना हो, वो IT एक्सपोर्ट्स हो, तो आई थिंक थिंग्स आर पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं समझता कि इसकी ओवरऑल को बेयरिंग होगी। हाँ, तोशाखाना का और 190 मिलियन पाउंड का जवाब जरूर देना होगा। बट तारर साहब, PTI ऑन द अदर हैंड सेज कि ये बोगस केसेस है, भोंडे केसेस है, दे डोंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन यही होना है कि बरियत होनी है और केसेस खत्म हो जाने हैं। मैं नहीं समझता। देखिए, 190 मिलियन पाउंड के केस को आप देखें और गहराई में देखें तो वो किस तरीके से बंद लिफाफा कैबिनेट में लाया गया। लोगों ने कहा खोलो इसको, उसको खोला ही नहीं गया। अरबों रुपए का फायदा किसी को दिया गया, उसका कोई ना कोई जवाब तो वजीर आजम ने देना है कि केस क्यों नहीं किया, उस पैसे को रिकवर करने के लिए एफर्ट क्यों नहीं किया, एक सेटलमेंट क्यों की, उसको कॉन्फिडेंशियल क्यों रखा, और फिर 5-5 कैरेट की अंगूठियां किसने मांगी, फाइलों को पहिए किसने लगाए। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस पे एक ऑर्डर दे चुका है। तो आई थिंक डिफेंस बहुत वीक है इन केसेस की, और इनके पास जवाब नहीं है देने को। इनके पास आप कहते हैं जवाब नहीं है। आखिर में सिर्फ ये बता दीजिए ताकि हुकूमत के साथ जो एंगेज होने की बात की जा रही है, और आपने गुज़िश्ता रोज़ भी कहा कि माइनस इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत की जा सकती है। सो अभी भी हुकूमत जो है वो PTI के साथ एंगेज करने मांगेगी और आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। देखिए, मैं समझता हूँ पार्लिमानी पार्टी से बात हो सकती है और CM KPK से हमारी बातचीत चलती रहती है। 9 मई के हमलावर और मनसूबा साज से बात नहीं हो सकती। तो माइनस इमरान खान तो बिल्कुल हमारी बातचीत चलती भी रहती है और चलनी भी चाहिए। बट समबडी हु इज कंस्पायर्ड अगेंस्ट द कंट्री, अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी, उसके साथ कोई बातचीत नहीं है। और तार साहब, आपने जहां पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप जिक्र कर रहे थे जो महंगाई और तारीखी तौर पे कम होती हुई दिखाई दे रही है, और आगे हफ्ते जो है वो हमें बजट भी अनाउंसमेंट उसकी नजर आएगी 10 जून को। सो उससे मुतालिक भी जरूर बताइएगा कि अवाम जो है वो रिलीफ की तवक्को रखे मौजूदा हुकूमत से। देखिए, महंगाई में जो कमी वाक़या हुई है, और जो इदारा शुमारियात है उसने बताया है कि 13% एक्सपेक्टेड थी, 11% महंगाई इस वक्त है, 17% पिछले माह थी। इस साल सेम टाइम पे पिछले जो ये इस माह यानी मई के माह में पिछले साल 38% थी, अब 11% पे आई है। तो इसमें गरीब आदमी के लिए इंशाल्लाह ताला रिलीफ भी होगा, और उन तबकात पे ज्यादा बोझ डाला जाएगा जो ये बोझ उठाने की सकत रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत हालात बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, सरमायाकारी आ रही है, इशारिये जो है वो मुस्बत हैं, और हमारी मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ी है, और ये इंशाल्लाह ताला जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ेगी। राइट। तारिक साहब, इस पे भी जरूर कमेंट कर दीजिए, जहां पर FIA एक तरफ तहकीकात कर रही है, बानी PTI के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो वीडियो अपलोड की गई है, आपने भी ये बात जिक्र की कि शेख मुजीबुर रहमान को ग्लोरीफाई करने की जो है वो
तमाम तर जो सूरत हाल है वो सामने नजर आ रही है, बट माजी में मोर और लेस जो ऑपोजिशन में होता है उसने हमेशा से इस किस्म का इकदाम उठाया जहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान का हवाला दिया गया, उनको ग्लोरीफाई किया गया। इस पर जरूर कॉमेंट करिएगा कि FIA अब जो ये तहकीकात कर रही है, आज बानी PTI ने फिर अपनी सोशल मीडिया टीम को जो है वो खिराज तहसीन और सलाम पेश किया है। ही स्टैंड्स बाय हिज स्टांस और साथ साथ वो ये भी एग्रेशन की स्टांस को मजीद कंटिन्यू करने का इशारा भी दे रहे हैं अपनी टीम को। देखिए वो कंफ्यूज है, कभी इसको रद्द करते हैं, कभी डिनाई करते हैं, कभी ओन करते हैं, कभी शाबाश देते हैं, तो एक बड़ी मिक्स सी फीलिंग्स हैं। और देखिए माजी में अगर किसी ने हवाला दिया होगा, ग्लोरीफाई नहीं किया। हाँ, अगर किसी ने कोई हवाला दिया और कहा मैं विक्टिमाइज हो रहा हूं, वो उनकी अपनी मर्जी है, मगर मैं वो सही था तारर साहब आपके ख्याल में? देखिए मैं ये समझता हूं कि किसी ने पूरी जहन साजी नहीं की। देखिए ना, ये जब 1971 की बात करते हैं, शेख मुजीब की बात करते हैं, तो इन्होंने ये नारा भी लगाया कि खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, या मुल्क टूट जाएगा खुदा ना खास्ता, या 9 मई के हमले किए, उनको इनकरेज किया, पूरी फैमिली इनकी मौजूद थी वहां पे। किसी ने एक तवातर के साथ एक सीरीज ऑफ इवेंट्स नहीं किए। वन ऑफ कोई तकरीर होगी, वन ऑफ कोई एक हवाला होगा, बट ये प्रॉपर एक मनसूबा बंदी के तहत एक वीडियो बना के 1971 की और पूरा एक 9 मई के वाकयात करके खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं के नारे लगा के लोगों ने तो पाकिस्तान खपे के नारे लगाए हैं। लोग तो अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आए हैं, कभी उफ नहीं किया। तो ये कौन लोग हैं जो मुल्क के खिलाफ बयानियां बनाते हैं, उसको डिसोन करते हैं, कभी ओन करते हैं? तो ये बहुत कंफ्यूजन का शिकार है। मेरा ख्याल है इनको शुक्र अदा करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल एंटिटी, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान से बड़े नहीं है। देखिए मेरी आधी फैमिली पॉलिटिक्स में, आधी सिविल सर्विस में रही है। लोगों ने पूरी पूरी जिंदगियां दी हैं इस पाकिस्तान की खातिर, और ये पाकिस्तान है तो आज आप भी इज्जत से बैठी हैं, मैं भी इज्जत से बैठा हूं। बिल्कुल, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए और पॉलिटिकल कल्ट को इतना बड़ा नहीं करना चाहिए कि मुल्क के सामने आप उसे कहें कि ये नहीं है तो पाकिस्तान नहीं। एब्सोल्युटली। बट तारक साहब, इनके जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि हुकूमत शायद इसको बैन करने की तरफ या ब्लॉक करने की तरफ सोच रही है। ऐसा है इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट को? FIA की एक इंक्वायरी चल रही है, वो इंक्वायरी की हद तक है, बैन करने के वाले से भी मेरे पास मालूमात नहीं है। इनको उस इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश होना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और जहां पर हम मुज़ाकरात की जो बात, एक सवाल मैंने किया था तारक साहब, इस पे जरूर कमेंट कर दीजिए कि मशवरा ये दिया जा रहा है कि पॉलिटिकल एंटिटीज को एक साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए। आपने जहां पे कहा कि पार्लिमानी जमात तक तो बात की जा सकती है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी मशवरा ये दिया जा रहा है कि वो अपोजिशन लीडर से बातचीत करें, बजाय इसके कि गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ देखा जाए। देखिए हम ये समझते हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ कि वो शख्स जो पाकिस्तान तोड़ने की बात करता है, जो 9 मई के हमले करता है, जो आज अपने आप को शेख मुजीब से कंपेयर करता है, जिसकी सियासत नफरत से, तकसीम से, गालम गलोच से, बदतहजीबी से भरी पड़ी है, उससे बात नहीं होनी चाहिए। उनकी पार्लिमानी पार्टी से, पार्टी के लोगों से बात हो भी रही है और होती भी रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अता तारक साहब फॉर जॉइनिंग अस। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक हमारे साथ बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि जो रियासत मुखालिफ हैं, जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं और जिस किस्म के इक़दामात जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक स्टांस जो नज़र आता है, उन्होंने कहा उनसे बात नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ तक पार्लिमानी जमात का ताल्लुक है उनसे ज़रूर बात होगी। खुशाइन भी ये है कि जो डेडलॉक की सूरत हाल है, तनाव की जो कैफियत है, उससे बाहर निकलने के लिए मुज़ाकरा, डायलॉग ही वाहिद हल जो है वो नज़र आता है। पॉलिटिकल एंटिटीज़ को, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठना है। मुल्क की मईशत के मामलात हों, मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात हो, दीगर महाज पर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त चैलेंजेस का सामना कर रहा है। सो इनसे निमटने के लिए बातचीत करनी है, एक वे आउट निकालना है, और आखिर में मुल्क तो सबका है। सो मुल्क का सोचना है, मुल्क की आवाम का सोचना है। जहाँ पर महंगाई की जो सूरत हाल है, उससे हवाले से भी वफाकी वज़ीर इत्तलात बता रहे थे कि महंगाई जो है वो बतदरीज कम हो रही है। सो कोई जवाज़ नहीं पैदा होता अपोजिशन के लिए कि वो सड़कों पर रुख करे, सड़कों पर आए, क्योंकि आवाम को रिलीफ, और अगले आने वाले दिनों में वफाकी बजट का ऐलान भी किया जाएगा। सो लेट्स होप कि कोई नए टैक्सेस ना लगाए जाए, आवाम पर इजाफी बर्डन ना डाला जाए और उनको वाकई में सही मानों में एक रिलीफ दिया जाए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे असद उमर साहब, उनसे गुफ्तगू होगी इस केस में। अगरचे वो बरी तो नहीं हुए, लेकिन वो जमानत उनको ज़रूर मिली हुई है। सो वो क्या राय रखते हैं, एक ब्रेक के बाद।